देखिए, आज का क्वेश्चन जो हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। धनलक्ष्मी लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यू ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at premium of ₹2 per share payable as on application ₹4 per share, on allotment ₹5 per share including premium, on first and final call ₹3 per share. Applications were issued for 1 lakh shares and allotment was made on pro rata basis to all the applicants, adjusting their surplus application money towards sums due on allotment. All the installments due on shares were called up by the company and were duly received except allotment money and first and final call money from Shri Naresh, who had applied for 500 shares, and Mrs. Sneha, who was allotted 800 shares. Past journal entries for issue and forfeiture of shares. देखिए, धनलक्ष्मी लिमिटेड कंपनी 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन आए थे 1 लाख शेयर्स के लिए, और इसलिए कंपनी ने सारे ही शेयर होल्डर को प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। और उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा था प्रोराटा अलॉटमेंट के परिणाम स्वरूप उसको अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया है। और यहाँ कंपनी का एक एक शेयर 10 रुपीज़ का है, जिसे कंपनी ने ₹2 प्रीमियम पे इशू किया है। मतलब इशू प्राइस हो रहा है उसका 10 + 2 12 रुपीज़, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू प्लस ₹2 पर शेयर प्रीमियम। और इस 12 रुपीज़ को कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाया है। एप्लीकेशन के साथ 4 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, और बचा हुआ ₹3 पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब एक यहाँ पे कंपनी ने सारे ही इंस्टॉलमेंट सभी शेयर होल्डर से मंगवाए हैं और लगभग सभी शेयर होल्डर्स ने सारे इंस्टॉलमेंट पे भी किए। केवल 2 शेयर होल्डर ऐसे बताए गए हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं पे किया। उसमें एक है मिस्टर नरेश, जिन्होंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और दूसरी है मिसेस स्नेहा जिनको 800 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे। इन दोनों शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है। ठीक है, फॉर इशू एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो 2 शेयर होल्डर बताए गए हैं मिस्टर नरेश और मिसेस स्नेहा, जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शेयर्स फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस अवश्य होगा, जो इन पर ड्यू अलॉटमेंट मनी में कंपनी ने पहले से एडजस्ट किया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ सारे ही शेयर होल्डर एप्लीकेंट्स जो थे 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले सारे ही एप्लीकेंट्स को कुछ ना कुछ शेयर्स तो कंपनी ने अलॉट किए हैं, क्योंकि यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, किसी को भी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया। 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 80,000 शेयर्स जब प्रोराटा बेसिस पे इशू किए, तो साफ बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे सभी एप्लीकेंट्स का 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था, जिसको कंपनी ने ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया है, ऐसा लिखा भी है वहाँ। तो यहाँ पे हर शेयर एप्लीकेंट का कुछ ना कुछ मनी एक एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, जो उन पर ड्यू हो रहे अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड। और ये मिस्टर नरेश और मिसेस स्नेहा ये भी उन्हीं 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट में से एक है जिनको कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। तो निश्चित रूप से इनका भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस रहा होगा, जो इन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनके ऊपर जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था वो पूरा नहीं आया, क्योंकि कुछ तो इनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो चुका होगा, और जो शेष अलॉटमेंट मनी आना रह गया था वो इनके तरफ से नहीं आया।
तो वो कितना अमाउंट था बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी का जो इनके तरफ से नहीं आया, इसका हमें पहले कैलकुलेशन करना होगा और इस चीज़ का भी कैलकुलेशन करना होगा कि फिर जब कंपनी ने अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट मंगाया उस समय बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट का कितना कैश आया है, अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट का कितना कैश आया है। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के उपरांत ही हम जब आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं पहले ये कैलकुलेशंस यहाँ पे आप आरंभ कर रहा हूँ। पहले हम देखेंगे कि मिस्टर नरेश का कितना एप्लीकेशन मनी एक्सेस हुआ होगा जो उन पर ड्यू हो रहे अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्ट हो। अब इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि मिस्टर नरेश को अलॉट कितने शेयर्स किए थे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था ये तो दिया है, लेकिन उन्हें अलॉट कितने शेयर किए गए ये नहीं दिया गया। जब तक वो नहीं पता चलता तब तक ये भी नहीं पता चल सकता कि उनका कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था। तो हमें पहले उनका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Naresh. allotted to Naresh, ठीक है। देखिए अब वो कैसे निकालना है, मैं यहाँ लिखूंगा अप्लाइड और यहाँ मैंने लिखा allotted। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना थे, मतलब सारे एप्लीकेट्स के तरफ से कुल कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले थे कंपनी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड थे 1 लाख और कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स अलॉट किए थे 80,000। तो टोटल अलॉटेड थे 80,000। अबे मिस्टर नरेश जो है कि इन्हीं 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेट्स में से इन्हें कितने शेयर अलॉट किए गए ये नहीं पता, तो हम यहाँ लिखेंगे नरेश। मिस्टर नरेश का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पता है आप और वो है 500, ठीक है। अब इनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पता नहीं है तो हम ऐसा मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू नरेश बी एक्स। मान लीजिए उनको जो शेयर्स अलॉट किए गए नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड वो एक्स। ये 1 लाख का और एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1 लाख एक्स इज इक्वल टू 500 और 80,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80,000 इंटू 500। 1 लाख इज इक्वल टू 80,000 इंटू 500, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80,000 इंटू 500 अपॉन 1 लाख। अब देखिए ये 80,000 के 4 जीरो मैंने काट दिए और ये 1 लाख के 4 जीरो काट दिए और एक जीरो ये 500 का काट दिया और ये यहाँ का एक जीरो काट दिया। अब ये हो गया 8 इंटू 50 मतलब 400। तो इसका मतलब x का वैल्यू है 400, अर्थात ये जो नरेश है इनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 400। इनको कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट किए थे। अब यदि इनको 400 शेयर्स अलॉट किए थे और इन्होंने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशन मनी भी 500 शेयर्स का भेजा होगा, लेकिन कंपनी ने अलॉट किए केवल 400 शेयर्स तो इनका 100 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, ठीक है। अब उसका अमाउंट कितना होगा, देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ नरेश is equal to 500 shares minus 400 shares। ये 500 शेयर्स
जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और 400 शेयर जो कंपनी ने उनको इशू किए थे। 500 शेयर्स माइनस 400 शेयर्स इनटू ₹3, जो कि हमारा यहाँ पे क्षमा कीजिए, एप्लीकेशन मनी ₹4 है, ₹4 ये पर शेयर एप्लीकेशन मनी था, और उनका एप्लीकेशन मनी 100 शेयर्स का एक्सेस हो रहा है। 500 शेयर्स का उन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा था, उनको कंपनी ने अलर्ट किए 400 शेयर्स। 500 शेयर्स माइनस 400 शेयर, यानी 100 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹4। तो 100 शेयर्स इनटू ₹400 उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, और ये 400 उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट के अमाउंट में ऑलरेडी एडजस्ट होती। चलिए, अब हमने एक देख लिया कि भाई मिस्टर नरेश का तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 400 था, जो उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्ट था। ठीक है, तो फिर मिस्टर नरेश की तरफ से अलॉटमेंट मनी आना शेष कितना था वो भी देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिए। देखिए, मैंने पहले मिस्टर नरेश को कितने शेयर अलॉट किए वो कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए। अब हम पहले ये देख लेंगे कि मिस्टर नरेश का अलॉटमेंट मनी आना शेष कितना था। ये 402 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी पहले से एडजस्टेड था, तो फिर अलॉटमेंट मनी आना शेष कितना था। ठीक है, मिस्टर नरेश पे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा था पहले ये देखना पड़ेगा। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन नरेश, अब कितना ड्यू होगा, जितने शेयर्स उनको अलॉट किए गए उतने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी उन पर ड्यू होगा। उनको कंपनी ने अलॉट तो केवल 400 शेयर्स ही किए थे, अभी हम देख चुके हैं, और 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना होगा। अलॉटमेंट में पर शेयर ड्यू है ₹5, तो 400 शेयर्स इंटू ₹5 पर शेयर, कुल मिला के 2000 रुपये अलॉटमेंट मनी उनका ड्यू था, और इसमें से उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से ही एडजस्टेड था, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ नरेश, excess application money of Nourish is already adjusted. और हम देख चुके कि उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल ₹400 था, जो पहले से उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में एडजस्टेड था। तो वो 400 तो ऐसा मान लीजिए कि उन पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था 2000, उसमें से 400 तो उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो चुका, तो वो 400 हम माइनस कर, तो केवल ₹1600 अलॉटमेंट मनी आना शेष था, और वो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी unpaid by नरेश। मिस्टर नरेश से इतना अलॉटमेंट मनी अनपेड था ₹16, ठीक है, और ये नहीं है। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि मिसेस नेहा का कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, जो उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था, और फिर कितना अलॉटमेंट मनी आना शेष था उन पर जो नहीं है। अब उसके लिए हमें पहले मिसेस स्नेहा का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि उनको 800 शेयर्स अलॉट किए गए थे, पर यह कहीं नहीं बताया गया है कि उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। जब तक वो ज्ञात ना हो तब तक नहीं ये बताया नहीं जा सकता कि उनका कितने शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था।
जो उन पे ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड। तो पहले हम उनका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्ञात करेंगे, ठीक है। मिस्टर मिसेस स्नेहा का नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो दिया है, अप्लाइड नहीं दिया है। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन ऑफ number of shares applied by स्नेहा, ठीक है। अब वो कैसा ज्ञात करेंगे? मैं फिर वही जैसा मैंने पहले किया था, मिस्टर नरेश का नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ज्ञात करने के लिए वही तरीका यहाँ इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्ञात करने के लिए अपनाऊंगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा अप्लाइड, यहाँ लिखा अलॉटेड। अब टोटल शेयर्स अप्लाइड कितना था, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड वो हम देख चुके, वो था 1 लाख। और कंपनी ने टोटल शेयर्स अलॉट किए थे, टोटल शेयर अलॉटेड 80,000। अब ये 1 लाख शेयर्स के जो अप्लीकेंट है उन्हीं में से एक है मिसेस स्नेहा। तो फिर स्नेहा को कितने शेयर, कितना स्नेहा ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा ये हमें जानना है। स्नेहा का नंबर ऑफ शेयर अप्लाई नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय स्नेहा बी एक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स और उनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दिया है 8। अब हम इस x का और इस 80,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1 लाख और 800, तो हमें पता चल जाएगा कि स्नेहा का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है। देखिए ये x इंटू 80,000 हो रहा है 80,000 x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 800। 80,000 x is equal to 1 lakh into 800. Therefore, x is equal to 1 lakh into 800 upon 80,000. देखिए ये आ रहा है 1000, x का वैल्यू आ रहा है 1000 और x हमने एज्यूम किया था कि ये स्नेहा का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और x का वैल्यू यदि 1000 है तो इसका मतलब स्नेहा का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 1000। स्नेहा ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। चलिए ये तय हो गया कि उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा जो उसके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में एडजस्टेड। Excess application money of Sneha is equal to 1000 shares minus 800 shares मल्टीप्लाइड बाय ₹4। ये 1000 शेयर्स जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था और 800 जो कंपनी ने इनको अलॉट किया। 1000 शेयर्स माइनस 800 शेयर्स मतलब 200 शेयर्स का उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस था और एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर था। तो 200 इंटू ₹4 800 उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, ठीक है। और ये 800 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी स्नेहा पे ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड थी, ठीक है। अब फिर कितना अलॉटमेंट मनी उनकी तरफ आना बकाया था वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें पहले यहाँ देखना होगा कि उन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन स्नेहा। अब जितने शेयर अलॉट किए गए स्नेहा को उसका अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। शेयर्स अलॉट किए गए थे उन्हें
800 to 800 shares into और allotment money per share ₹5. 800 shares into ₹5. ये हो रहा है ₹4,000 और इस ₹4,000 में उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹800 पहले से एडजस्टेड था। तो ये मान लीजिए कि जो अलॉटमेंट मनी उन पर 4,000 ड्यू था उसमें से 800 तो उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से पहले रिकॉर्ड हो गया था। तो कितना आना बाकी देखो माइनस हर एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹800 तो इसका मतलब सिर्फ ₹3,200 अलॉटमेंट मनी उनके तरफ आना शेष था जो उन्होंने पे नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ स्नेहा। अब यदि स्नेहा की तरफ से 3,200 अलॉटमेंट मनी नहीं आया और उसके पहले हमने देखा नरेश की तरफ से भी अलॉटमेंट मनी नहीं आया। ठीक है, नरेश पे कुल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था 2,000। ठीक है, और उसमें से 400 नहीं आया था। ठीक है, सॉरी 400 पहले आ गया था। जो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो 400 रुपये पहले ही अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की तरफ अलॉटमेंट में पहले से एडजस्ट होने के कारण उनके तरफ से 1,600 नहीं आया। स्नेहा से नहीं आया 3,200, नरेश से नहीं आया 1,600। तो कुल मिला के 4,800 अलॉटमेंट मनी अनपेड। तो आप यहाँ लिख देंगे टोटल अलॉटमेंट मनी अनपेड। टोटल अलॉटमेंट मनी अनपेड। मिस्टर नरेश से कितना नहीं आया 1,600। ठीक है, और स्नेहा से नहीं आया 3,200 तो ₹1,600 प्लस ₹3,200। कुल मिला के ₹4,800 अलॉटमेंट मनी अनपेड। चलिए, अब फिर अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया कंपनी के, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगवाया तब कितना अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में आया अलॉटमेंट मनी के नाम पर, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये तो तय हो गया कि टोटल 4,800 अलॉटमेंट मनी दो शेयर होल्डर्स की तरफ से आना शेष था जो नहीं है वो उन्होंने पे नहीं किया, वो उनका अनपेड अलॉटमेंट मनी। ठीक, अब सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू था कितना देखिए, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर होल्डर्स। अब सभी शेयर होल्डर को कितने शेयर इशू किया कंपनी ने 80,000। तो 80,000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी पर शेयर था ₹5,000 शेयर्स इंटू ₹5, वो हो रहा है ₹4 लाख। ठीक है, ₹4 लाख। इसमें से सभी शेयर होल्डर का प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो पहले से एडजस्टेड था। अब सारे शेयर होल्डर का 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा था। सभी ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने दिए थे 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी पहले से ये अलॉटमेंट मनी में एडजस्टेड था। 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना होगा, एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4। 20,000 शेयर्स का हो रहा था 20,000 शेयर्स इंटू ₹4 80,000। वो 80,000 पहले से यहाँ एडजस्टेड था। तो माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ ऑल शेयर holders already adjusted. $80,000
रुपीज 80,000। ये 80,000 तो मान लीजिए फिर ये 4 लाख का जो अलॉटमेंट मनी सब पर ड्यू था उसमें से उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी के कारण 80,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, तो केवल 3,20,000 सभी शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी आना बकाया था, ठीक है। और इसमें से भी 2 शेयर होल्डर का अभी आपने देखा 4,800 नहीं आया, फिर माइनस अनपेड अलॉटमेंट मनी रुपीज 4,800। 3,20,000 में से 4,800 नहीं है। तो 3,15,200 इतना ही अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ नाम दे देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन बैंक 3,15,200। अब देखिए केवल 3,15,200 ही आया ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि सारे शेयर होल्डर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 80,000 वो पहली अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया था। तो ऐसा समझ लीजिए कि सभी शेयर होल्डर का अलॉटमेंट मनी 80,000 तो कंपनी को पहले मिल चुका था उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में, और बाद में 3,15,200 आ रहा है। केवल 3,15,200 नहीं आया, बाद में 3,15,200 और आया, और पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में 80,000 पहले आ चुका था। तो 80,000 प्लस 3,50,200 कुल मिला के अलॉटमेंट मनी 3,95,200 मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 4 लाख। तो 4,800 ये है अनपेड अलॉटमेंट मनी जो कम आया है, ठीक है, नरेश का और उसने। चलिए ये सारे कैलकुलेशन हो गए, ठीक है। अब हम एंट्रीज आरंभ करेंगे। देखिए फर्स्ट एंट्री कैसी होती है जब बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी आता है शेयर्स का। वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसका अमाउंट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। कंपनी के पास जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं वो नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीपल किया जाता है। अब कंपनी के पास ये 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4, तो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹4 लाख रुपीस बैंक अकाउंट में हम डेबिट करेंगे और उसी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। चलिए ये एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री। अब सेकंड एंट्री में इस एप्लीकेशन मनी का डिस्पोजल किया जाता है, मतलब इसमें से कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा, ठीक है। और पुराना अलॉटमेंट के कारण जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ है सारे शेयर होल्डर का, वो कितना हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब उसकी भी एंट्री कर देते हैं। अब देखिए सेकंड एंट्री में क्या किया जाता है, जितने अमाउंट से फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया गया है, सेकंड एंट्री में उतनी अमाउंट से उसे डेबिट किया जाता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख। अब तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना
जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उसका एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो कंपनी ने इशू ऑनली 80,000 शेयर्स किए, तो 80,000 शेयर्स इंटू ₹4 3,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। और अभी आप देख चुके कि सारे शेयर होल्डर का 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है और उसका अमाउंट है 20,000 शेयर्स इंटू ₹4 80,000। वो 80,000 ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना है, तो उसको अभी इसी एंट्री में हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,20,000, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। ये हो गए आपकी एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करना है। अब यहाँ अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है, तो ऐसे केस में ड्यू अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और उसका अमाउंट जितना अमाउंट सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी का, वो इसका अमाउंट होगा। आप कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए, एक एक शेयर पे अलॉटमेंट का ₹5 ड्यू, तो 80,000 इंटू 5 4 लाख रुपीस। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ 4 लाख। पर अब ये जो ₹5 पर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू है, इसमें ₹2 प्रीमियम का है, तो ऑन ₹3 पर शेयर के हिसाब से 80,000 शेयर्स का 80,000 इंटू ₹3 2,40,000 ये केवल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000, क्योंकि जो प्रीमियम का अमाउंट है इस ₹5 पर शेयर के अलॉटमेंट मनी में ₹2 पर शेयर जो प्रीमियम इंक्लूड है, वो ₹2 पर शेयर के हिसाब से 80,000 शेयर्स का 80,000 इंटू ₹2 1,60,000 ये प्रीमियम का अमाउंट है जो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता, इसको टू सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट टू सेकेंडरी प्रीमियम कितना 1,60,000 ₹2 पर शेयर प्रीमियम है, 80,000 शेयर का हो गया 1,60,000। अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ 4 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 टू सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट 1,60,000। ये हो गई अलॉटमेंट मनी ड्यू की। चलिए अब जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आएगा तब कैसे एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस एंट्री का अमाउंट क्या होता है? जितना अलॉटमेंट मनी वास्तव में बाद में जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगवाया उस समय जितना अलॉटमेंट मनी का अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है वो इस एंट्री में बैंक अकाउंट में डेबिट करना होता है। ठीक है, अब हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं वर्किंग नोट में कि अलॉटमेंट मनी जब कंपनी ने मंगवाया उस समय कितना अमाउंट अलॉटमेंट मनी का कंपनी के बैंक अकाउंट में आया, वो था 3,15,200। ठीक है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर पे वैसे तो 4 लाख रुपीस का अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था, लेकिन सभी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 80,000 पहले से एडजस्टेड होने के कारण 3,20,000 ये आना बाकी था, जिसमें से दो शेयर होल्डर का 4,800 नहीं आया। तो इसका मतलब ओनली 3,15,200 ही आया। ठीक है, 3,15,200। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ओनली 3,15,200 से। बैंक अकाउंट डेबिट
3,15,200 to equity share allotment. $3,15,200. देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 3,15,200 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,15,200. लेकिन ये एंट्री करते समय हमने ऐसा सोचा है कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल्स इन रिलेशन. पर अगर कंपनी कॉल्स इन रिलेशन अकाउंट मेंटेन कर रही है और 4,800 का जो अलॉटमेंट मनी अनपेड है इसको अगर कॉल्स इन रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है कंपनी, तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसे होगी? अल्टरनेटिव एंट्री देखिए, उसमें भी बैंक अकाउंट इतने अमाउंट से डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट 3,15,200. लेकिन ये जो 4,800 का अनपेड अलॉटमेंट मनी है उसे कॉल्स इन रिलेशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 4,800. और इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पूरा हमें 3,20,000 से कैरेक्ट करना है. ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000. ठीक है, अब ये हो गए अल्टरनेटिव एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 3,15,200, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 4,800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000. अब इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एक ही इंस्टॉलमेंट है. इसके बाद देखिए, एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्रीज हो गई, अलॉटमेंट मनी ड्यू की भी एंट्री हो गई, और उसके बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री दोनों तरीके से बता दी मैंने. यदि कंपनी कॉल्स इन रिलेशन अकाउंट मेंटेन करती है तो ये एंट्री होगी, नहीं मेंटेन करती है तो ये एंट्री होगी. अब इसके बाद केवल आखिरी कॉल अलॉटमेंट मनी के बाद बचा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री कैसे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. इक्विटी share first and final call account debit to equity share capital. और इसका अमाउंट, जितना अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा. आप कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 पर शेयर, तो 80,000 इंटू ₹3 2,40,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000. चलिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की भी एंट्री हो गई. अब इसके बैंक अकाउंट में अमाउंट जब रिसीव होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसकी एंट्री. देखिए, उसके भी एंट्री दो तरह से होगी. यदि कंपनी कॉल्स इन एरियस अकाउंट नहीं मेंटेन करती है तो एक अलग एंट्री होगी, कॉल्स इन एरियस अकाउंट मेंटेन करती है तो अलग. यदि कंपनी कॉल्स इन एरियस अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है तो फिर एंट्री कैसी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. और इसका अमाउंट कितना होगा? जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में वास्तव में आया है उस एंट्री का इस एंट्री का अमाउंट होगा. अब देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने अभी देखा कि ₹3 पर शेयर के हिसाब से
80,000 शेयर्स का 2,40,000 ड्यू था सभी शेयर होल्डर को। लेकिन यहाँ पर भी ये मिस्टर नरेश और मिसेस स्नेहा ने अपने शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी पे नहीं किया है। और मिस्टर नरेश को 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे जो हम देख चुके हैं, और मिसेस स्नेहा को 800 शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो दोनों के टोटल शेयर्स है 1,200। मिस्टर नरेश को 400 शेयर अलॉट किए थे। 500 शेयर्स के लिए तो अप्लाई किया था उन्होंने, वो जो क्वेश्चन में दिया है उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है। अलॉट तो केवल 400 किया, हमने वर्किंग नोट में देखा है, कैलकुलेट किया है। जितने शेयर अलॉट किए उसका ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी लिया जाएगा उससे। और मिसेस स्नेहा का तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ही दिया है 800। तो नरेश का 400, स्नेहा का 800, टोटल दोनों के 1,200 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं मिला, कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो जितना आना चाहिए था उससे कमाया, कितना कमाया? 1,200 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी था ₹3 पर शेयर। तो 1,200 शेयर्स का हो गया 1,200 शेयर्स इंटू ₹3, 3,600, 3,600 कमाया। अब हमने अभी देखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था 2,40,000, उसमें से इन दोनों का 3,600 नहीं आया। 2,40,000 से 3,600 नहीं आया, ठीक है। तो 2,36,400 आया। बैंक अकाउंट डेबिट 2,36,400 तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,36,400, ठीक है। 2,40,000 सभी पे ड्यू हो रहा था, उसमें से 3,600 इन दोनों का नहीं आया, तो केवल 2,36,400 आया। बैंक अकाउंट में 2,36,400 तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,36,400। अब यदि ये जो अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है, इसको मान लीजिए कंपनी ने पॉलिसी निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यदि कंपनी पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी? देखिए, बैंक अकाउंट तो इतनी अमाउंट से डेबिट हुआ जितना ऊपर वाली एंट्री में 2,36,400, पर वो जो 3,600 का अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है, वो हमें यहाँ पे पॉलिसी निवेश अकाउंट में डेबिट करना होगा। पॉलिसी निवेश अकाउंट डेबिट 3,600, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम फिर इन दोनों के अगेंस्ट में पूरा 2,40,000 से क्रेडिट कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,40,000, ठीक है। देखिए, अब अल्टरनेटिव एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2,36,400, पॉलिसी निवेश अकाउंट डेबिट 3,600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,40,000। चलिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक की सारी एंट्रीज हो गई। अब यहाँ कहा गया है कि भाई ये नरेश के और स्नेहा के कुल मिला के 1,200 शेयर्स, नरेश के 400, स्नेहा के 800, ये फाइनल कॉल के बाद फॉरवर्ड कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पूरा नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कुछ तो उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो चुका था, जो बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी था वो इन्होंने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, और उसके कारण उनके शेयर्स फॉरवर्ड किए गए। तो फॉरवर्डर की एंट्री कैसी होगी? देखिए, फॉरवर्डर की एंट्री आप जानते हो, फॉरवर्डर की एंट्री में सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पर डेबिट करना होता है, और वो किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है? जिस स्टेज पे फॉरवर्डर हो रहा है शेयर्स, उस स्टेज तक कंपनी ने हर शेयर पे जितना अमाउंट कॉलअप किया है, उसमें यदि कुछ प्रीमियम इंक्लूड है तो उसको माइनस करके बचा हुआ जो अमाउंट है कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरवर्डर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उससे नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्डर को मल्टीपल किया जाता है, फिर जो अमाउंट आता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना होता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि फॉरवर्डर के स्टेज तक जो शेयर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उन पर कुल उतना अमाउंट हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके होते हैं, जिनको आप वहाँ से रिवर्स करना है, क्योंकि यदि वो शेयर से फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, वो पहले इशू किए गए थे और फिर उनका अलॉटमेंट कैंसिल हो रहा है, तो उसका स्टेटस तो अनइश्यूड जैसा हो जाएगा,
और यदि वो अनइश्यूड है तो उनसे रिलेटेड एक रुपया भी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं रहना चाहिए, इसलिए उससे वहाँ से रिवर्स करने के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पर डेबिट करते हैं और उसका अमाउंट मैंने बता दिया कैसा कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब number of share forfeited multiplied by called up amount per share up to the stage of forfeiture excluding premium. Number of share forfeited को called up amount per share up to the stage of forfeiture excluding premium से मल्टीपल करना है। called up amount per share up to the stage of forfeiture कितना है? forfeiture हो रहा है सीधे फाइनल कॉल के बाद। तो देखिए वैसे तो फाइनल कॉल का कंपनी ने टोटल 12 रुपीज़ मंगा लिया है हर शेयर को। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। 12 रुपीज़ पर शेयर कॉल कर चुके हैं, लेकिन उसमें प्रीमियम इंक्लूड है 2 रुपीज़ पर शेयर और वो माइनस करना है। वो माइनस करके जो कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर आता है उससे हमें नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट को मल्टीपल करना है। तो वैसे तो यहाँ फाइनल कॉल के स्टेज तक कंपनी हर शेयर पे 12 रुपीज़ को अलग कर चुकी थी, लेकिन उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम था, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो 10 रुपीज़ पर शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिटर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। इस 10 से नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1200 को मल्टीपल किया जाएगा। नरेश के 400 शेयर्स, स्नेहा के 800 शेयर्स, टोटल 1200 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो 1200 शेयर्स इंटू रुपीज़ 10, 12,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसके बाद मैंने फॉरफिटर के कुछ स्टेप्स, मतलब किसी के भी शेयर फॉरफिट करते समय क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ती है वो यहाँ जब आपको ये स्क्रीन पे क्वेश्चन बताया गया है वहाँ पे वो स्टेप्स भी मैंने डिस्प्ले की है। उसमें देखिए स्टेप नंबर 1 था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो वो हमने डेबिट कर दिया। अब स्टेप 2 जो था वो प्रीमियम से रिलेटेड था, लेकिन क्योंकि अभी प्रीमियम यहाँ ये शेयर्स कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किए, तो फिर स्टेप नंबर 2 पे भी ध्यान देना होगा, उसको भी फॉलो करना होगा। और स्टेप 2 कहता है कि ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स का अगर कुछ प्रीमियम अनपेड है तो वो अनपेड प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट किया जाए। अब यहाँ पे इन दोनों शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं इनका सारा ही प्रीमियम अनपेड है, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड है और अलॉटमेंट मनी इन दोनों ने पे नहीं किया। यदि इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है तो इसका मतलब इन्होंने अपने शेयर्स का प्रीमियम भी पे नहीं किया, प्रीमियम अनपेड है। तो ये 1200 शेयर्स का प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम पर शेयर था ₹2, तो 1200 शेयर्स इंटू ₹2, 2400 का प्रीमियम अनपेड है। यदि अनपेड है तो उससे सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करना है। तो फिर सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2400। अब कैसा है 2400, इन दोनों के टोटल 1200 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं हम और प्रीमियम का अमाउंट है ₹2 पर शेयर, तो 1200 इंटू ₹2400। चलिए स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों भी हमने फॉलो कर दिया। अब इसके बाद स्टेप 3 कहती है कि ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना अमाउंट कंपनी को प्राप्त हो चुका है, मतलब जितना अमाउंट पे हो चुका है, उस पेड अप अमाउंट को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। पर उससे पहले यदि उसमें कुछ प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूड है, कुछ प्रीमियम भी अगर ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स का पेड है जो उस टोटल पेड अप अमाउंट में इंक्लूड है, तो उसको माइनस करके बचा हुआ अमाउंट ही फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। पर आप हम यहाँ देख चुके कुछ पेड है ही नहीं, तो जो भी अमाउंट इनका पेड अप है उसमें ₹1 भी प्रीमियम का नहीं है, ₹1 भी प्रीमियम का इंक्लूड नहीं है, तो फिर वो पूरा ही अमाउंट हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं जो इनके शेयर पे हो चुका है। कि क्या पे हुआ है? ये दोनों शेयर होल्डर ने वैसे तो एप्लीकेशन मनी पे किया, उसके बाद कुछ नहीं पे किया, पर एप्लीकेशन मनी इन्होंने जितने शेयर्स इनको अलॉट किए गए उतने शेयर्स का नहीं, उससे ज़्यादा शेयर्स का पे किया था, क्योंकि यहाँ सबको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था। हर किसी एप्लीकेंट ने अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया था और अलॉट उतने नहीं किए गए, तो हर किसी शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था जो कंपनी ने उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिया था। पैसा किसी का भी एप्लीकेशन मनी वापस तो किया नहीं था एक्सेस होने के बावजूद। तो फिर ऐसा मान लीजिए
कि यहाँ ये नरेश और स्नेहा ने जितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा था वो पूरा ही उनके शेयर्स का पेड अप अमाउंट है और उन्होंने अप्लाई जितने शेयर्स के लिए किया था उतने शेयर का एप्लीकेशन मनी भेजा था, क्योंकि जितना एक्सेस हो रहा था वो उनके ऊपर होने वाले अलॉटमेंट मनी में एडजस्टेड था, लेकिन कंपनी ने वापस तो किया ही नहीं। तो फिर जो भी उनका पेड अप मनी है वो उन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है, न कि जितने शेयर्स अलॉट किए थे। अब उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? मिस्टर नरेश ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हम देख चुके हैं कि ये जो स्नेहा है इसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मिस्टर नरेश ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अलॉटमेंट में एप्लीकेशन मनी भी 500 शेयर्स का भेजा होगा। स्नेहा ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो एप्लीकेशन मनी भी 1000 शेयर्स का भेजा। तो इन दोनों ने यदि 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इन दोनों का 1500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी मिला था, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला और वो इनका पेड अप अमाउंट है 1500 शेयर्स का और वो पूरा हम फॉरवर्डेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो 1500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होगा कितना? एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर था, तो 1500 शेयर्स का हो गया 1500 शेयर्स इंटू ₹4 6000। तो उसको हम फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे टू फॉरवर्डेड शेयर्स अकाउंट 6000। ठीक है, उनका दोनों का एप्लीकेशन मनी 1500 शेयर्स का मिला था, भले उनको अलॉट कंपनी ने दोनों को 1200 किया पर उन्होंने अप्लाई 1500 शेयर्स के लिए किया था, एप्लीकेशन मनी भी 1500 शेयर्स के लिए भेजा था, कुल मिला के 6000 और कंपनी ने उसमें का एक पैसा भी उनको वापस नहीं किया। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उन पर भी होने वाले अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्ट कर दिया था। तो इसका मतलब कुल मिला के 6000 कंपनी को उनके शेयर्स पे मिल चुका था। ठीक है, तो उनका पेड अप अमाउंट 6000 शेयर्स है, इसलिए हमने फॉरवर्डेड शेयर्स अकाउंट में 6000 क्रेडिट कर दिया। अब स्टेप 4 क्या है कि जो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी को नहीं मिला है, जिस इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट अनपेड है जो नहीं मिला कंपनी को, उसको उसी इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इनका अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मिला, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का जितना अमाउंट अनपेड है वो अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का जितना अमाउंट अनपेड है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी में क्रेडिट कर दिया जाए। तो हम पहले देखते हैं कि अलॉटमेंट का कितना अनपेड मनी है जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो हमें पता है इन दोनों का 4800 अलॉटमेंट मनी अनपेड था, जिसका कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और इनका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अभी हमने देखा 3600 अनपेड है, वो हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देखिए फिर एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2400, टू फॉरवर्डेड शेयर्स अकाउंट 6000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4800, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट 3600। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2400, टू फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट 6000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4800, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3600। अब देखिए डेबिट क्रेडिट भी टैली हो गए हैं, इसका मतलब ये एंट्री करेक्ट। लेकिन ये एंट्री जो हमने की है ये ऐसा सोच के की है कि ये जो अलॉटमेंट का 4800 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3600 जो अनपेड मनी है उसको कंपनी ने कॉल सीनियर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, और यदि कॉल सीनियर्स अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया है कंपनी कॉल सीनियर्स अकाउंट मेंटेन करती है, तो फिर एक फॉर्फीचर की भी एक अल्टरनेटिव एंट्री, फॉर्फीचर की भी अल्टरनेटिव एंट्री होगी, वो अलग ढंग से। देखिए वो कैसी होगी वो भी मैं बता देता हूँ। अल्टरनेटिव एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को इतनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा,
इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन डेबिट 12,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी इतनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। इवन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को भी उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करेंगे 6,000 से। बस फर्क कहाँ पे है कि ये सेट में आपने अलॉटमेंट मनी का जितना अमाउंट अनपेड था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का जितना अमाउंट अनपेड था, उनको दोनों को दो अलग अलग अकाउंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया। लेकिन यहाँ इन दोनों के टोटल एक साथ कॉल से रिलेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम उन दोनों के टोटल से एक साथ कॉल से रिलेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 2 कॉल से रिलेस अकाउंट, और वो हो जाएगा 8,400। देखिए 4,800 प्लस 3,600, 8,400। तो हम कॉल से रिलेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ 8,400 से। तो एंट्री कैसी होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,400, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6,000, टू कॉल से रिलेस अकाउंट 8,400। देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। अब ये फॉरफिचर की एक अल्टरनेटिव एंट्री हो गई इस दृष्टिकोण से कि कंपनी ने ये अनपेड अलॉटमेंट मनी और अनपेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कॉल से रिलेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चलिए, तो आज के इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज भी हो गई और फॉरफिचर की भी सारी एंट्रीज हो गई। ठीक है, तो आज का ये जो क्वेश्चन है यहाँ समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।